सीएम बनने के बाद आज पहली बार गृह जनपद उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां सीएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, भेंट वार्ता करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ विकास की योजनाओं को लेकर भी सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। 24 जुलाई को सीएम पंतनगर से नगला, किच्छा और सितारगंज होते हुए अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री आज उधम सिंह नगर के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। गृह जनपद के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं। विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह जनपद उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां हैं और मौसम किस तरह का, क्योंकि पिछला दौरा भी मुख्यमंत्री का मौसम जो था वो रोड़ा बना था। आज के दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं? जी कौशल, देखिए आज मौसम हल्का साफ है और मुख्यमंत्री देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उसके बाद में वो एक फ्लाइट के जरिए पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद में उधम सिंह नगर के अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। जनपदीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे, जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उनके गृह जनपद उधम सिंह नगर में लगे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से जैसे ही वो उधम सिंह नगर में पहुंचेंगे तो स्वागत कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में उनके होंगे। और आज कई लंबे मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आज उधम सिंह नगर के दौरे पर है। हालांकि 2 दिन पहले लगातार मुख्यमंत्री के दौरे कैंसिल होते आ रहे थे क्योंकि बारिश आड़े आ रही थी, लेकिन आज मौसम साफ है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जरूर बारिश है, लेकिन राजधानी देहरादून में आज मौसम साफ बना हुआ है। यही वजह के भी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री देहरादून से अभी एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और उसके बाद में एक फ्लाइट के जरिए वो पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद में उधम सिंह नगर के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। करीब 2 से 3 दिनों का कार्यक्रम उधम सिंह नगर में ही है मुख्यमंत्री का और अपनी विधानसभा खटीमा में भी एक दिन रुकने का उनका कार्यक्रम रहेगा। लिहाजा आज मुख्यमंत्री अपने उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उसके साथ साथ में अपनी विधानसभा खटीमा में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और ठीक उससे पहले जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है तो जनपद उधम सिंह नगर के तमाम अधिकारियों के साथ में वो कोविड की समीक्षा करेंगे और जितने भी विकास की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री बिल्कुल काफी अहम दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। विनोद, आप बने रहिएगा फिलहाल इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी अहम है और देखने वाली बात होगी कि इस दौरे में कम से कम मौसम जो है वो रोड़ा ना बने। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में 8 विकासखंड के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में आने वाले चुनाव को देखते हुए कार्य समिति की बैठक में मंथन भी हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखने को मिला। जिला कार्य समिति में जो कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव था, जो उनके हाव भाव थे, वह देखने से ऐसा लग रहा है और ये तय है कि आने वाले टाइम में 2022 में जो चुनाव होना है, पिथौरागढ़ जिले की समस्त सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2022 में सरकार दोबारा बनेगी। इसमें जो 4 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, इस 4 महीने के समय में हमने जो भी विकास कार्यक्रम है, ये विकास कार्यक्रम धरातल पर दिखाई देने चाहिए। और जो घोषणाएं पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई 4.5 साल के अंतर्गत, ये 4.5 साल के जो विकास कार्यक्रम योजना स्वीकृत हैं, उन योजनाओं को भी 4 महीने के अंतर्गत जो भी DPR बनाने हो, चाहे उसकी टेंडर प्रक्रिया हो, चाहे उसमें निर्माण कार्य शुरू होने हैं, ये कार्य होने हैं। इसलिए इस बैठक में इस सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने नेपाल बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों से मुलाकात की और उनसे जमीन के मालिकाना हक को लेकर ग्रामीणों ने गीता धामी से बातचीत की। वहीं गीता धामी ने ग्रामीणों की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने का उन्हें आश्वासन भी दिया। साथ ही सभी को पर्यावरण का संदेश देते हुए एक पौधा भी दिया। प्रतिदिन की बात थी, आज जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी समस्याएं को लाया गया और उनको
उचित प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है सारी समस्याओं को रखा जाएगा और सभी के लिए प्रयास किए जाएंगे। और साथ में आज अगरची के द्वारा कामनाएं प्रेषित करने के लिए और अपनी समस्याओं को जो भी लोग आए हैं उनको हमारा प्रयास ये रहा है कि सभी को एक वृक्ष हमारे द्वारा पौधा विकसित किया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण में सभी लोग जो है अपना योगदान दें और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को दी गई है, जिसके बाद वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कांग्रेस की नई टीम में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिनमें तिलक राज बेहड़, भुवन कापड़ी, जीत राम और रंजीत रावत के नाम शामिल हैं। तो एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। एबीपी गंगा ने आपको कांग्रेस की इस नई टीम के बारे में पहले ही बताया था कि गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना तय है, और एबीपी गंगा की खबर पर अब मोहर लग गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और इसके अलावा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को। और उत्तराखंड कांग्रेस में नई टीम का ऐलान हुआ है। आपको हम बता रहे हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल, नेता विधायक दल प्रीतम सिंह बने हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़, रंजीत रावत बने हैं। चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत बने हैं, चुनाव प्रचार कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप टमटा बने हैं, और संयोजक दिनेश अग्रवाल को बनाया गया है चुनाव प्रचार कमेटी का। तो ग्राफिक्स के जरिए उत्तराखंड की इस नई टीम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े गए हैं, और साथ ही दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, जिस तरह से एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है, गणेश गोदियाल का नाम एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो बनाए जा सकते हैं, उस खबर पर मुहर लगी है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या कहलाता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए अब करीब 27 दिनों के बाद में कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो सियासी संकट कांग्रेस की तरफ से था उसका संशय खत्म कर दिया है, और जिस तरह से अब चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बनाया गया है, और राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की कमान पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को दी गई है, और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को दी गई है। तो अब चुनावी मोड़ में कांग्रेस उत्तराखंड में यहाँ पर देखी जा रही है, और जितना भी जो भी आज 10 टीमों यानी 10 कमेटियों का भी गठन केंद्रीय आलाकमान की ओर से किया गया है, तो ये चुनावी मोड़ इसको जरूर कहा जा सकता है। और ऐसे में ये जरूर माना जाएगा कि जितने भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो जातीय संतुलन के आधार पर ही बनाए गए हैं, क्योंकि अब हर संतुलन को देखना होगा, हर जातीय समीकरण को समझना होगा। इसी वजह से नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कंधों पर यह भार जरूर होगा कि आखिरकार सबको एक साथ लेकर चुनावी जो रणनीति है 2022 में किस तरीके से जीत दर्ज कर सके, ये भी एक प्रेशर गणेश गोदियाल के ऊपर होगा। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, या चुनाव प्रबंधन समिति या चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता हरीश रावत को जिम्मेदारी दी गई है, तो अब जरूर दिलचस्पी ये मुकाबला जरूर होगा, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई अब खुलकर होगी, क्योंकि कुछ ही शेष समय बचा है कि विधानसभा 2022 में 6 महीने के करीब है। एक तरफ भाजपा अपनी तैयारों में जुटी हुई है, जिला कार्य समितियों में लगातार बैठकें भाजपा की चल रही है, तो ऐसे में अब 27 दिनों के बाद में कांग्रेस की तरफ से जो सियासी संकट था, आखिरकार कौन सेनापति 2022 का होगा, चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो उससे पर्दा उठ चुका है। चुनावी मोड़ में कांग्रेस यहां पर है, और जातीय समीकरण के आधार पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को दी गई है कि जब 2016 में कुछ
कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए थे, उसमें एक गणेश गोदियाल का भी नाम था, लेकिन गणेश गोदियाल अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल नहीं हुए थे। तो ये भी इनाम गणेश गोदियाल के खाते में जाएगा, क्योंकि वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे और गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी दी है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, उनको बनाया गया। विनोद, अविनाश का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, दिल्ली में मंथन चला और आपने लगातार उस मंथन को कवर किया। कैसे कांग्रेस आला कमान के लिए ये तय कर पाना, कैसे जिम्मेदारी बांटी जाए, ये मुमकिन हो पाया, और किन बातों का कांग्रेस आला कमान ने ध्यान रखा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं? देखिए कौशल, अगर बात करें तो कांग्रेस आला कमान ने वरिष्ठता का ध्यान रखा और हरीश रावत जो चाहते थे वो उत्तराखंड कांग्रेस में उनको मिला। वो चाहते थे कि उनके खेमे का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो दिया गया। गणेश गोदियाल के जो लॉबिंग थी वो हरीश रावत ही लगातार कर रहे थे और उनके मनपसंद का प्रदेश अध्यक्ष दिया गया। वो खुद कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो वो खुद उनको कैंपेन कमेटी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। और जितने भी लोग थे, खासतौर से प्रीतम सिंह गुट हो चाहे हरीश रावत गुट हो, दोनों ही लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पेश किया गया। अगर आप देखिए तो गढ़वाल मंडल में 41 सीटें हैं और कुमाऊं मंडल में 29 सीटें हैं। गढ़वाल मंडल से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, वही नेता जो लीडर हैं वो प्रीतम सिंह, वो भी गढ़वाल मंडल से आते हैं। वही कुमाऊं मंडल से अगर बात करें तो हरीश रावत खुद हैं और भुवन कापड़ी, जो कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं और पिछले 2 चुनाव में वो 2 से 2,500 के मत से जो है अंतर से हारे हैं। लिहाजा उनको भी प्रमोट करके कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिससे कि वो सीएम के सामने मजबूती से ताल ठोक सके। और भुवन कापड़ी की लॉबिंग लगातार प्रीतम सिंह कर रहे थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हरीश रावत चाहते थे कि वो उनकी आखिरी पारी है, राजनीति के अंत की ओर है, और उसके पहले वो 2022 में एक बार फिर से पूरी कमान अपने हाथ में रखे और सत्ता में वापसी को लाते हुए खुद मुख्यमंत्री बन सके, तो कांग्रेस आला कमान ने उनकी सुनी है। उनके कहने पर सभी नियुक्तियां की गई हैं। अब देखना है कि हरीश रावत किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस को आगे लेकर जाते हैं, जिससे कि 2022 में फिर से सत्ता में लाया जा सके। क्योंकि हरीश रावत पर काफी बड़ा विश्वास कांग्रेस आला कमान ने जताया है। अब हरीश रावत के कार्य को देखना होगा। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी गई है। अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। सिसोदिया ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अजय कोठियाल को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, छोटे से समूहों में मैंने जवाब दिया तो बहुत उत्साहजनक था मेरे लिए तो, पर मैं उत्तराखंड के तमाम वोटर्स के सामने, उत्तराखंड के बच्चों के सामने, उत्तराखंड की महिलाओं के, भाइयों के, बहनों के, बुजुर्गों के, सबके सामने आज ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सवाल को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां मौसम खराब होने पर उन्हें सड़क के रास्ते सफर करना पड़ा। दरअसल वो यहां एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे। रुद्रप्रयाग में बारिश से हालात अस्त व्यस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले ज्यादातर मोटर मार्ग बारिश और भूस्खलन से बंद पड़े हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। विकासखंड जखोली के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले दर्जनों गांव के बाजार मयाली में बारिश से जलभराव की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाजर देवल कस्बे के पास पहाड़ से मलबा गिरकर एक मैक्स गाड़ी के बोनट पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि यात्रियों से भरी ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। हालांकि मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। जेसीबी की मदद से सड़क पर आया मलबा हटाया जा रहा है। काशीपुर में बारिश की वजह से लोग काफी मुश्किल में आ गए। हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो सरकारी सिस्टम की नाकामी की पोल खोल रही हैं। अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी गांव वालों ने खुद ही लकड़ी का एक पुल बना दिया, जिससे रोजी रोटी के लिए आने जाने के लिए रास्ता बन सके। तो तस्वीरें आप देखिए, लकड़ी का एक पुल बना लिया क्योंकि इनके गांव में पानी भरा हुआ है, निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही अपनी राह बना ली। वो ये हमारा दुर्भाग्य कहूँगा कि भाजपा के शासनकाल में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। 1 वर्ष पूर्व जब यहाँ लोगों ने मुझे बुलाया था, तब भी लकड़ी के पुलों पे बरसात में निकले थे और आज भी।
मैं अभी एक घर में गया, एक कैंसर पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है, तो जिस दिन उसे मेरठ ले आना होता तो उसको बेचारे को कुर्सी पे बैठा के 4 लोग पकड़ के लाते इस पानी में, क्योंकि वो चल नहीं सकते। मतलब लोग यही नहीं समझ पा रहे कि हम इसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ दुनिया चांद पे पहुँच गई और यहाँ ज़मीन पर हमें सुविधा नाम की चीज़ नहीं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर अभी सरकार और पुरोहितों में तकरार कम नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों को कई आश्वासन दिए कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा, इसके लिए कमेटी भी गठित होगी। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार देवस्थानम के नाम पर पुरोहितों के साथ छलावा कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच में जो संवादहीनता थी, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संवाद कायम होगा और सरकार हमारी पक्ष को जानने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारा साफ तौर से कहना है कि जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा और इस पर सरकार कोई धरातल पर काम करके नहीं दिखाएगी, तब तक जो हमारे चारों धामों में पिछले 38 दिनों से जो धरना प्रदर्शन जारी है वो आगे भी जारी रहेगा। आप कह रहे हो पुनर्विचार करेंगे, आप कह रहे हो हम कमेटी बनाएंगे। अगर सरकार की नीयत हक हकूकदारियों की बात सुनने की है, उसमें कोई संशोधन करने की है, तो सबसे पहले हाई पावर्ड कमेटी आप बाद में बनाइए। पहले एक अध्यादेश ला करके इस कानून को ही विड्रॉ करिए और कानून को विड्रॉ करने के बाद आप जब हाई पावर्ड कमेटी आपकी रिपोर्ट दे दे तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसमें जो भी संशोधन करना चाहते हैं करें। लेकिन आप केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, रोजाना बयान दे रहे हैं, बयानों से कुछ होने वाला। भाजपा 2022 के चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में नैनीताल और पौड़ी में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। नैनीताल में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य तो पौड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। बैठक में चुनाव की रूपरेखा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। काम की दृष्टि से ये कार्य समिति हमारी आवश्यकता नहीं है और पहली बार कोरोना के काल के बाद या कोरोना के काल में कोरोना को जब दृष्टि से कम है तो पहली बार फिजिकली हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे कार्यक्रम वर्चुअली किए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने सुरक्षा पर तैनात आईटीबीपी और एसएसबी समेत राज्य पुलिस के मध्य आपसी समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए। जो एसएसबी और आईटीबीपी मीटिंग लेती है, एलईए की मीटिंग होती है क्वार्टरली, उसमें जो है हमारे अधिकारी उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी मौजूद हो, कभी जो है वो उत्तराखंड पुलिस के एसपी जो बैठक लेते हैं, मंथली बैठक। हल्द्वानी प्राधिकरण कार्यालय में फर्जी तरीके से नक्शा तैयार कर मकान बनाने का मामला सामने आया है, जिससे विकास प्राधिकरण और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। बैंक की ओर से प्राधिकरण कार्यालय को बताया गया है कि बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने के आवेदन पर उनको शक हुआ, जिसके बाद प्राधिकरण और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय ने अपने रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला इस मकान के निर्माण के नक्शे का कोई आवेदन उनके ऑफिस में नहीं आया है। ने आकर यहाँ ये सूचना दी है कि उन्हें डाउट हो रहा है कि जो नक्शा हमारे यहाँ से पास करने के लिए आवेदक द्वारा वहाँ लगाया गया है बैंक में लोनिंग के लिए, उसमें कुछ उन्हें फर्जी लग रहा था। इसी कारण उन्होंने हमारे ऑफिस में जब जांच पड़ताल करी तो अभी तक ये हमारे यहाँ दर्ज नहीं पाया गया है। जेई ने भी कहा है कि उसके हस्ताक्षर नहीं है, तो इसके लिए हम अपनी एक ज्वाइंट टीम गठित कर रहे हैं और उसकी जो भी जाँच रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे की एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के कनखल में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर के रिश्तेदार ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि इसमें 2 और लोग भी शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। 18 जुलाई को ये सभी लोग एक बर्थडे पार्टी में इकट्ठा हुए थे। विवाद सुलझाने की बजाय दोनों पार्टियों का झगड़ा हो गया। उसी रात वारदात को अंजाम दिया गया और रविंद्र नाम के शख्स के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता दें, कुंभ में कोरोना जांच घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के आशीष बिष्ट की गिरफ्तारी हुई है। कुंभ में कोरोना जांच घोटाले में एक गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
तो ये तस्वीरें, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के आशीष बिष्ट की गिरफ्तारी हुई है।